जब तेजस कुछ पूछने के लिए मुंह खोलता, दीपक चुपचाप उसके कमरे में दाखिल हो गया। छोड़े तेजस, तुम जानते हो उनके प्रशिक्षण के परिणाम हमारे से बहुत दूर हैं, दीपक ने शरारती अंदाज में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। ओह, बड़े भाई बहनों की ट्रेनिंग कैसी रही? तेजस ने सवाल किया। दीपक ने जवाब दिया, उन्होंने केवल कुछ निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवरों को मारा और उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल चौथे क्रम के थे। उन्होंने एक भी 5वें क्रम का राक्षसी जानवर नहीं मारा। मैं कहूंगा कि उनकी स्थिति हमसे कहीं ज्यादा खराब थी। मैंने सुना है कि उन्होंने राक्षसी जानवरों के एक समूह को भी डरा दिया था। अगर शिक्षकों का हस्तक्षेप न होता तो वे पूरी तरह से खत्म हो जाते और अपने निर्धारित गंतव्य तक भी नहीं पहुंचते। तेजस ने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उनके दुर्भाग्य का आनंद ले रहे हैं? दीपक ने तुरंत अपना चेहरा सीधा किया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उनकी बुरी किस्मत पर खुश नहीं हो सकता। भले ही लोग कहें कि मैं सिर्फ एक शुभंकर हूं, लेकिन मैं उनके दुर्भाग्य पर खुशी नहीं मना सकता। ठीक है, वापस जाओ। शायद अध्यापक भी अच्छे मूड में नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपना यह बुरा पक्ष मत दिखाओ, तेजस ने थोड़ा असहाय भाव से कहा। तेजस को पहले ही अंदाजा था कि इस दूसरे प्रशिक्षण बैच के नतीजे उनके जैसे अच्छे नहीं होंगे। उसकी और विवेक की शक्ति इन बच्चों से कहीं ज्यादा थी और उसका युद्ध का अनुभव भी उनसे बहुत अधिक था। पहले बाहरी प्रशिक्षण में असफलता की उम्मीद थी, हालांकि अगर वे इस अनुभव से सीख सकते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ लाभ होगा। और यह सब बुरा नहीं था। अगले दिन प्रशिक्षण का सारांश आया। स्वाभाविक रूप से दूसरे बैच के छात्रों की कड़ी आलोचना की गई। पूरी प्रक्रिया के बारे में सुनकर तेजस को लगा कि परिणाम वास्तव में इतना बुरा नहीं था। हालांकि उनके बैच की तुलना में यह अंतर काफी बड़ा था। छात्रों ने बहुत कुछ हासिल नहीं किया या लक्षित राक्षसी जानवरों को नहीं पाया, लेकिन उन्होंने वास्तविक युद्ध का अनुभव किया और काफी डर का सामना किया। तेजस के अनुसार यही एक अच्छा परिणाम था। तीसरा बैच जारी रहेगा, सभी को मौका देना उचित था। तीसरे बैच के लिए एकमात्र अंतर यह था कि इन 6 छात्रों को पता था कि उनके साथ शिक्षक भी होंगे। इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास हुआ, जिसका निश्चित रूप से उनके प्रशिक्षण पर असर पड़ेगा। लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उन्हें विभिन्न तरीकों को आजमाना ही था। तेजस हाल ही में कम प्रोफाइल रख रहा था, शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और असाइनमेंट को ईमानदारी से पूरा कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था और हर दिन बेहतर हो रहा था। वह कभी कभी जालसाजी भी करता था और लगातार स्कूलों के चक्कर लगाता रहता था। अकादमी में शिक्षकों ने कहा कि वह लोहार की दुकान पर जा रहा है और इस पर अभय राव ने भी पुष्टि की, इसलिए किसी ने उसे और सवाल नहीं किया। इस प्रकार उसे बाहर जाने के लिए अधिक समय मिल जाता था। हालांकि तेजस इस बात से निराश था कि लगातार कई स्कूलों के दौरे के बावजूद उसे कोई नई जानकारी नहीं मिली थी। तेजस को यह संदेह होने लगा कि कहीं आन्या की मां ने उससे झूठ तो नहीं बोला और आन्या वास्तव में स्कूल नहीं जा रही है। लेकिन उसकी मां के हाव भाव को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है। अपने जैसे बच्चे को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या किया जाए? निगरानी जारी रखें। समय बीतता गया और छात्रों के तीसरे बैच के प्रशिक्षण के अंत तक भी तेजस को वह स्कूल नहीं मिला जहां आन्या पढ़ती थी। हालांकि तीसरे बैच की स्थिति दूसरे बैच की तुलना में कुछ बेहतर थी। ये जानते हुए कि शिक्षक उनके साथ हैं, छात्र अधिक साहसी और भाग्यशाली थे, जिससे उनके परिणाम थोड़ा बेहतर रहे। इस दौरान विवेक की चोटें ठीक हो गईं और वह हर दिन प्रशिक्षण ले रहा था। गौरवलाल, दीपक और चांदनी ने भी अपनी साधना के स्तर को स्थिर कर लिया था। सभी छात्रों को अपने प्रशिक्षण दौर पूरे करने में 1 महीने का समय लगा। पहले बैच के परिणाम केवल उत्कृष्ट थे, लेकिन शिक्षकों ने मूल्यांकन के बाद पाया कि वास्तविक युद्ध में मजबूत विरोधियों का सामना करने से स्पष्ट रूप से बेहतर परिणाम मिले। अगला चरण था समेकन और संवर्धन, जिससे छात्रों को उनके वास्तविक युद्ध अनुभवों से प्राप्त लाभों को आत्मसात करने का अवसर मिला। तेजस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि वह 9 साल की उम्र से 10 साल की उम्र में पहुंच गया। इन 2 महीनों में राक्षसी जानवरों का मांस खाने और अपनी देखभाल और साधना के माध्यम से उसके शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव आए। वह काफी लंबा हो गया और पहले जैसा पतला नहीं रहा। उसका शरीर अब अच्छा दिखने लगा था।
उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आया। शुरू में तो उनका प्रदर्शन बहुत शानदार था, लेकिन बाद में वे बहुत कम दिखाई देने लगे। कक्षाओं में जाने के अलावा अन्य छात्र उन्हें बहुत कम ही देखते थे। लाल और चांदनी के साथ रोजाना बातचीत के माध्यम से तेजस ने धीरे धीरे अपने वंश की छाप को लगातार बढ़ाया। तेजस ने अपने गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन को चौथे क्रम तक उन्नत कर लिया था। कभी कभी वह अपनी उड़ान क्षमताओं के साथ प्रयोग करने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाता था। गौरवलाल का क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन और दीपक का सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही तीसरे क्रम के शिखर पर पहुंच गए थे। इस स्तर पर तेजस को एहसास हुआ कि उन्नति वास्तव में आसान नहीं थी। रक्तरेखा छाप के स्तर जितना अधिक होता, आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता। उसे बहुत अधिक रक्तरेखा शक्ति का उपभोग और अवशोषण करने से बचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। नगन्यी ग्रीन जेड वाइन को छोड़कर अन्य 5 छापें काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। विंग टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन और विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के विलय के बाद तेजस ने नई छाप को विंड टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया और यह छठे क्रम पर अच्छी तरह से स्थापित हो गया। फ्लैश लेपर्ड और गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चौथे क्रम पर थे, जबकि सेलेस्टियल फॉक्स और क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन तीसरे क्रम के शिखर पर थे। जैसे जैसे तेजस ने अपने शरीर को संयमित किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया, उसकी छठे क्रम की साधना धीरे धीरे स्थिर हो गई। अतिप्रवाहित ऊर्जा की अनुभूति भी धीरे धीरे गायब हो गई। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसने आगे के सुधारों की नींव रखी। हालांकि तेजस का मूड ठीक नहीं था। वह अपनी ताकत में हो रहे सुधारों से उत्साहित नहीं था, क्योंकि आन्या का पता लगाना उसकी निराशा का कारण था। समय के साथ जब उसने जिन स्कूलों की निगरानी की संख्या बढ़ाई, उसकी उदासी भी बढ़ती गई। आज वह आखिरी मिडिल स्कूल की निगरानी कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे प्राथमिक स्कूलों की निगरानी करनी पड़े? इसके लिए उसे बहुत अधिक समय लगेगा। अगर कोई और विकल्प नहीं मिला तो उसे आन्या की चाय की दुकान पर ही इंतजार करना पड़ेगा। वह अंततः वहां वापस आनी होगी, है ना? जब तक वह लौटेगी वह उसे वहां जरूर देखेगा। लेकिन नहीं, आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था और तेजस को वह व्यक्ति नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसकी निराशा बढ़ गई। चलो वापस चलते हैं, उसने सोचा, और निराशा की भावना के साथ अकादमी शहर की ओर लौट पड़ा। तेजस अपने मन में विभिन्न संभावनाओं पर विचार करता रहा। आन्या आखिर कहां पढ़ रही होगी? उसने सभी 12 मिडिल स्कूलों की निगरानी की थी, और जबकि वह पिछले एक स्कूल में केवल एक बार गया था, उसकी गहरी अवलोकन क्षमता के कारण उसे पूरा विश्वास था कि दूसरी बार जाने से कुछ नया हासिल नहीं होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो आन्या किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही थी, या उसकी मां ने उसे धोखा दिया था और वह किसी अकादमी में नहीं पढ़ रही थी, बल्कि कहीं और चली गई थी या कुछ और कर रही थी। पिछले महीने उसने कई बार चाय की दुकान पर जाकर देखा, लेकिन कभी आन्या को वहां नहीं देखा। क्या कोई और संभावना हो सकती है? तेजस ने सोचा कि वह पहाड़ पर चढ़ रहा है। वह काली अकादमी के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, अचानक उसकी आत्मा में एक हल्का सा झटका लगा और उसके दिल में एक अद्भुत एहसास छा गया। उसकी आंखें गर्म हो गई और इस गर्मी में एक अजीब सी उत्तेजना की झलक दिखी। वास्तव में उसकी भावनाएं अनायास ही भड़क उठीं। क्या हो रहा है? स्वर्ग की विवेकशील आंख। निस्संदेह यह स्वर्ग की विवेकशील दृष्टि द्वारा लाया गया परिवर्तन था, और यह किसी संकट का पूर्वाभास नहीं था। दिव्य लोमड़ी विजन भाग्य का अवलोकन कर सकती थी, लेकिन चौथे क्रम पर पहुंचने के बाद ही वह भाग्य को कुछ हद तक नियंत्रित और निर्देशित कर सकती थी।